नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न 7 जुलाई 2019 के पेपर 2 यानी जूनियर लेवल के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को रिक्त स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। तो ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य। देखिए, अंक लेने की बात की गई है। अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए, या फिर अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। हाँ, यहाँ पर जो है साथियों, जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर प्रदर्शन लक्ष्य और अधिगम लक्ष्य। तो जो अधिगम लक्ष्य है, विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है साथियों, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो ऑप्शन निगेटिव है। प्रश्न में निगेटिव पूछा गया है, तो ऑप्शन भी हम लोग निगेटिव ही सेलेक्ट करेंगे। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, दोनों सकारात्मक है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये भी सकारात्मक है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। देखिए, दोहराना और स्मरण करना, रटना जो भी है, दंड देना, पुरस्कार भी देना, ये क्या है? निगेटिव है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? तो नहीं दिया गया है साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे और निगेटिव वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन को। विशिष्ट प्रमुख उपकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों और अनुभव को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। विद्यार्थी को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो साथियों देखेंगे, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। सहयोग वाला भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, फर्स्ट वाला भी सकारात्मक है। कह रहा है बजाय शब्द दिया गया है, के बजाय, प्रक्रियाओं के बजाय। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं। तो ये जो क्या है हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर थर्ड वाला। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे, सेकेंड के साथ। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है साथियों, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने। देखिए, ये नहीं दिया गया है, केवल उदाहरण, केवल निगेटिव, केवल निगेटिव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा साथियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? दंडनात्मक साधकों का देखिए, दंडनात्मक दिया गया है, एक रूप दिया गया है और मानकीकृत दिया गया है, सूचनाओं का संचरण। यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर हमारा होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? और अगर वीडियो का रेजुलेशन या क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो आप लोग सेटिंग में जाकर यूट्यूब से वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, जो रेजुलेशन है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रभावी रणनीतियों का उदाहरण बताना है। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टी एवं आधारात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना एवं स्वयं से प्रश्न करना। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जितने भी 1, 2 और 3, 4 ये सभी क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा साथियों, यहाँ पर
4 ही होने चाहिए, तो इसमें 5 दिए गए हैं, 5 नहीं होंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे 1 2 और 3 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा बाह्य अवपेड़ा का एक उदाहरण है। तो बाह्य अवपेड़ा का जो उदाहरण पूछा गया साथियों, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये बाह्य अवपेड़ा का एक उदाहरण है। आनंददायक वाला जो देख रहे हैं साथी, ये क्या है, बाह्य नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मैं अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का कारण है। गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, तो ये जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर साथियों इसमें जो है, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियाँ एवं आंत धारणाएँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक रुकावट एवं विघ्न है। तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं, विघ्न की बात किया गया है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, अनदेखी करना ये भी निगेटिव है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर जाएगा सकारात्मक थर्ड के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन देख लेते हैं। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन, तो निष्क्रिय बोल दिया गया, निगेटिव हो जाएगा। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, देखिए अन्वेषक वैज्ञानिक के रूप में सकारात्मक ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। लघु वयस्क के रूप में सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग वयस्क की तुलना में कम है, कम की बात की गई है। कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से साकार दिया जाता है। तो यहाँ पर साथियों हमारा सेकेंड वाला ही ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो ऑप्शन है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, संरक्षण, बुद्धि, समीपस्थ, निकटस्थ का क्षेत्र या फिर साम्य धारण। करा निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पर जो साथियों थर्ड वाला ऑप्शन है समीपस्थ वाला, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को प्रमुख रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो यह जो है साथियों सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। तो विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को कौन सही तरीके से सूचित करता है, यहाँ पर सकारात्मक देखना होगा। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कह रहा है कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ये गलत है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न साथियों, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं रिक्त यहाँ पर दिया गया है, अनुभव के सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों इसको कहा जाता है स्कीमा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आप देख रहे हैं, फोर्थ में स्कीमा दिया गया है, इसी को राइट आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो यह जो है उनको सक्रिय विनियोजन के अर्थ के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों की गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो यह जो है साथियों किसके लिए प्रभावी रणनीति है, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर को प्रोत्साहन देने के लिए,
और लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना, देखिए यहाँ पर जो सेकेंड है इनका सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जितना भी बढ़ावा देने वाला दिया गया है ये हमारा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। तो वर्णन दिया गया है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो इसका जो है साथियों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है। ऑप्शन है साथियों, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन या फिर सुरक्षित रखने की योग्यता। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, ये तो पहले निगेटिव है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी सकारात्मक है। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी क्या है, सकारात्मक है। यानी जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन है सही है, बाकी फर्स्ट वाला हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर फर्स्ट के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो यहाँ पर साथियों आप जो देख पा रहे हैं प्रश्न, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों क्या हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये जो है चारों क्या है साथियों, सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक, प्रकृतिवादी या फिर अंतरावैयक्तिक। तो इसका जो साथियों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, अंतर्वैयक्तिक। फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो साथियों विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, सही है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित, ये गलत है, समय के साथ निर्धारित नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये भी सही है। सभी व्यक्ति अलग अलग गति से, सबकी गति अलग अलग होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है। तो यहाँ पर साथियों जो ये दिया गया है, इसका जो सही विवेचन है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक क्या है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ये जो है हमारा सबसे सकारात्मक है, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें क्या देखेंगे, मानक निर्देश देने को बोला गया है, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप दिया गया है, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय, तो पाठ्य पुस्तक को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है
बच्चे की क्षमता को महत्व देना है। तो अगला प्रश्न साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण है साथियों, इसमें वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। कभी कभार प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव है। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना या फिर सक्रिय रूप से हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित करना ये भी क्या है, निगेटिव है। तो राइट आंसर जो हमारा साथियों यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण। यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर जाएगा विशिष्ट शिक्षा का योजना। सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, ये धीमा नहीं है, गलत है। अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरण लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, देखिए अवधानात्मक कमी है तो ये गलत है। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिक्रमता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, तो सुनने में जब दिक्कत है तो देख क्यों नहीं सकते, जो सूचना देखने वाली है तो आंखों से देख सकते हैं, ये भी गलत है। पठन क्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी है, तो अक्षमता पढ़ने संबंधी अक्षमता क्या होती है, धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी है। यही जो है साथियों हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की या फिर क्षतिग्रस्त बच्चों की। तो यह जो है साथियों किसकी विशेषता है, सृजनात्मक बच्चों की प्राथमिक विशेषता है। फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो यही जो है साथियों हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि जो दृश्य रूप से बाधित बच्चे होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, और दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसपे उभरे हुए 6 बिंदु होते हैं। तो देखिए छू कर महसूस करने वाली यानी ब्रेल लिपि। स्पष्ट रूप से बोलना ताकि जो दृष्टिबाधित है तो अगर सुन सकते हैं तो स्पष्ट बोलेंगे तो सुन सकेंगे, सही से समझ सकेंगे। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो साथियों 21 जनवरी को आप सभी का पेपर है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।